राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट अ रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस की राइट गारंटी की गई है। इसके अलावा हम अपने मन के रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज तक कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 26 में शामिल है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हम सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस को जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उन्हें सिर्फ मैनेज ही नहीं कर सकते, बट उनके लिए प्रॉपर्टी तक अक्वायर कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। पर आज हम ये राइट टू रिलीजन और उससे रिलेटेड बाकी राइट्स के बारे में क्यों जान रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जो कि ऐसे ही एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और एक साथ ही साथ बड़ा ही यूनिक सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का प्रोविजन डिस्कस करेंगे, जो कि है द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल यूसिड स्ट्रीमिंग। केस है 1958 का, श्री वेंकटरमण देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो श्री वेंकटरमण का एक बहुत ही पुराना और भव्य मंदिर है, जिसको उसके ट्रस्टीज, जो कि गोडा सारस्वत ब्राह्मणों के लिए मैनेज करते हैं। तो 1947 में एक एक्ट आया, मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो हरिजन्स है, जिनको टेम्पल में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती थी, उनके रेस्ट्रिक्शंस को हटा देने का। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए टेम्पल के ट्रस्टीज पहुंचे ट्रायल कोर्ट के पास, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक खुद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो आर्टिकल 26 के अंदर उनके पास अपना राइट है कि वो अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस बात से इनकार जताया और कहा कि नहीं, ये एक्ट हर टेम्पल पे बराबरी से एप्लीकेबल होगा। ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से नाखुश टेम्पल के ट्रस्टीज पहुंचे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे तो लोगों को, जनरल पब्लिक को टेम्पल में एंट्री करने से रेस्ट्रिक्ट करना या एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल तक नहीं है। पर जब ये गोडा सारस्वत ब्राह्मणों की कुछ स्पेशल सेरेमनीज चल रही हो मंदिर में, उस टाइम के लिए सिर्फ उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। पर इस डिसीजन से भी जो टेम्पल के ट्रस्टीज थे वो नाखुश थे, क्योंकि वो कंप्लीट एक्सक्लूजन चाहते थे। तो मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया कि जो आर्टिकल 26 के अंदर हमारा राइट होता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्या ये राइट आर्टिकल 25 वाला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ओवरराइड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के व्यू के साथ सहमति दर्शाई और ये कहा कि जब गोडा सारस्वत ब्राह्मणों का कोई स्पेशल सेरेमनी हो रहा है, उस टाइम पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जनरल पब्लिक को एक्सक्लूड किया जा सकता है। पर नॉर्मली अगर आप किसी जनरल पब्लिक के मेंबर को किसी मंदिर में जाने से रोकेंगे, तो वो उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंची थी रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज करके। पर ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर लॉ के कुछ प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग हो, तो हमें उन्हें इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि जो लॉ का इंटेंशन है वो अपहोल्ड हो जाए, दोनों प्रोविजंस वर्केबल हो जाए और जो मैटर है वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो कोर्ट को ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? हम जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाता है, जो कि 3 प्राइमरी रूल्स भी कहे जाते हैं: लिटरल रूल, गोल्डन रूल और मिस्चिफ रूल। लिटरल रूल का क्या मतलब है कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग एकदम क्लियर है और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो जजेस को उसको उसी मीनिंग में समझ के उसी तरीके से अप्लाई करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर इसके बाद क्या आता है? गोल्डन रूल, जिसे हम लिबरल रूल भी कहते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है कि अगर किसी वर्ड को हमने लिटरल रूल के हिसाब से इंटरप्रेट किया, पर उसकी वजह से कुछ एम्बिग्विटी या लैक ऑफ क्लैरिटी आ गई, तो फिर हम उस मीनिंग को डिसरिगार्ड कर देते हैं और फिर ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन फुलफिल हो जाए। जब ये लिटरल और लिबरल रूल हम यूज नहीं कर पाते, तब यूज करते हैं हम मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई लीगल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन जिससे उसका मिसयूज हो सके।
तो मिसचिफ रूल को हम तब यूज करते हैं जब हमें इस मिसचिफ को प्रिवेंट करना हो, यानी कि इस मिसयूज को प्रिवेंट करना हो। इसे हेडन्स रूल भी कहा जाता है। मिसचिफ रूल यूज करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। पहला, कि क्या लॉज थे जो एग्जिस्टिंग थे। दूसरा, ऐसा क्या मिसचिफ था कि इन एग्जिस्टिंग लॉज से वो फुलफिल या प्रिवेंट नहीं हो पा रहा था। तीसरा, पार्लियामेंट ने ऐसा क्या स्टेप्स लिया कि वो इस मिसचिफ को क्योर कर सके। एंड चौथा, इसके क्या रीजंस थे। तो हमने जब इस केस को समझा तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमें लिटरल रूल यूज करना चाहिए था, फिर गोल्डन और फिर मिसचिफ रूल। पर ये जो केस था इसमें इन तीन ही रूल्स को यूज करके हमारा शायद आंसर नहीं मिलता हमें। इसलिए फिर जब ये प्राइमरी रूल्स वर्क कर पाए तो हमने दूसरे रूल्स में मूव किया, जो कि इस केस में था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो इस केस को समझ के हमें ये जरूर पता चल गया कि जब ऐसे कोई प्रोविजंस होते हैं जो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, तब कैसे कोर्ट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करके ना सिर्फ उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है जिससे कि लॉ एप्लीकेबल और वर्केबल हो जाता है, बल्कि जो मैटर है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।